गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज वो बात करेंगे ऐसे कुछ फीचर जो कि कंपनी अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। जो ब्राउचर होता है जब गाड़ी लॉन्च वगैरह या कुछ भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा छाप के देती है। यहाँ पर ये फीचर आते हैं, वो फीचर यार वो प्रैक्टिकल यूज़ में कितने बेकार रहते हैं, या जिसके चक्कर में आप टॉप मॉडल ले लेते हो उसके बाद वो कितने बेकार और इरिटेटिंग रहते हैं। एक बार जरूर इस वीडियो को देखना अगर आपने नई गाड़ी लेनी है, बिकॉज अब आ चुके हैं नवरात्रे और ऊपर से जीएसटी कम हो चुकी है और कंपनियों ने तगड़े डिस्काउंट ऑफर भी लगा रखे। कौन सी ब्रांड की कितनी प्राइसेस हर गाड़ी की कम हुए वो अपने चैनल पर वीडियोस आ रही हैं जल्दी जल्दी। इवन मारुति, टोयोटा एंड महिंद्रा की तो वीडियो आ भी चुकी है, जल्दी टाटा की वीडियो देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। सो वो फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार रहते हैं। इवन एक फीचर ऐसा है भी है जो कि मर्सिडीज़ ने अपनी गाड़ी में अब देने के लिए मना किया है। वो कौन सा फीचर है वो भी आपको बताऊंगा अभी। सो करते हैं वीडियो को यहाँ पर शुरू। पहला जो फीचर रहता है वायरलेस चार्जिंग। जैसे अब गियर नॉब के आगे स्पेस बन रखी है ना फोन रखने के लिए, यहाँ पे अब क्या है ना कि वायरलेस चार्जिंग लगाते हैं, या फिर आप आफ्टर मार्केट भी लगवाने जाते हो ना 2,500-3 हज़ार रुपये का आ जाता है और ये लग जाता है आपकी गाड़ी में। अब इसके मैं एक चीज़ बता दूं यार, एक तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। किसी गाड़ी में ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, लेकिन 99% ये स्लो चार्जिंग के साथ आता है। दूसरी बात, ये आपके फ़ोन को इतना ज़्यादा हीट कर देगा ना, आपके फ़ोन के ऊपर जो अलर्ट आ जाता है, एक मैसेज आता है कि आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ पर फ़ोन रखने के बाद आप चला नहीं सकते मेनली। अगर आप वही वायर के थ्रू चार्ज करोगे तो यहाँ पर आप चला भी सकते हो साथ के साथ, लेकिन यहाँ पर ये शर्त रहेगी उसको वहीं पर पड़ा रहने देना पड़ेगा, तभी जाके वो चार्ज होगा, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। बिकॉज अब खड्डे आते हैं, वो कई बार हिल जाता है, कुछ हो जाता है, तो वायर वाला ज़्यादा ही प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल के आता है यहाँ पर। ठीक है जी। दूसरे फीचर की बात करें, यहाँ पर एवरीथिंग इन बट टच, मतलब स्क्रीन में दे देना या टच में देना। जैसे कि अब आप एग्जांपल के तौर पे मान चलो, ये स्क्रीन है, ये टच में है, ठीक है। अब जो एसी कंट्रोल है ये मैनुअल है, लेकिन एसी कंट्रोल भी टच स्क्रीन में जैसे आते हैं वो दे देना। ठीक है जी। अपने जो स्टीयरिंग कंट्रोल आते हैं उसको भी टच में दे देना, हर चीज को मतलब टच में दे देना। तो यहाँ पर इवन मर्सिडीज ने भी ये फीचर को यहाँ पर अपनी गाड़ी में बंद करने का अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं होती, बिकॉज अब एक तो टच होता है, टच क्या गर्मी में ज़्यादा हैंग करने लग जाता है गर्म होने के कारण। ऊपर से टच ये रहता है कि अगर वो ख़राब होती है उसको बदलना बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। और तीसरी चीज़, वो टूटती भी बहुत जल्दी। अगर आप यहाँ पर मैं ऐसे मार दूँ इसको कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ पर वही टच वाला शीशा लगा होगा वो टूट जाएगा एकदम से। ठीक है जी। तो यहाँ पर इवन मर्सिडीज ने ये बात कही है कि अब हमारे जितने भी टच वाले बटन थे उनको हम वापस से जो है बटन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक तो इसको रिपेयर करना भी इजी रहता है, कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं होता, और ये राइबल ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक टिक जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एवरीथिंग इन टच। जैसे अब नई विंजोर ईवी आई थी, उसमें हर चीज़ जो अपनी डिस्प्ले में है उसमें 15.25 या कुछ इतने इंच की आती है, जो कि अपनी लैपटॉप की स्क्रीन होती है जितनी, उसमें अब आपके यार यहाँ पर सारे कंट्रोल उसमें ही है। एसी हो, हेडलाइट्स के कंट्रोल इवन उसमें दे रखे हैं, वाइपर्स की कंट्रोल भी उसमें दे रखे हैं। यार अब मेरे को ये चीज़ बताओ, डिस्प्ले खराब हो गया, आपका सब कुछ बंद हो गया, ये चीज़ देखो ना, वो डिस्प्ले कितनी महंगी आएगी। दूसरी बात, वो डिस्प्ले बाहर से मिलेगी भी नहीं, आपको एमजी से ही लेनी पड़ेगी। एक तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब जो टच वाला आता है, अपना स्क्रीन आती है अपनी एसी की, अब वो हैंग करती है जो ज़्यादा धूप होने पर, गर्मी होने के कारण, तो कितनी ज़्यादा इरिटेशन वहाँ पे होती है। बिकॉज अगर आपने एसी चलाना है वो चलता नहीं, हीटर करना हीटर नहीं, कई बार हो पता नहीं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो ये कहूँगा यार, जो चीज़ स्क्रीन में बढ़िया लगती है वो स्क्रीन में ही ठीक है, जो बटन पे प्रैक्टिकल है ना उसको बटन में ही प्रैक्टिकल रहना चाहिए। जैसे कि अब नेक्स्ट जो फीचर है अपना, जो हैंड ब्रेक रहती है, ठीक है जी, ये हैंड ब्रेक है मैनुअल। अब इसको मैं कहीं भी उतार सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ। इवन मेरी कार चाहे ख़राब हो जाए, चाहे उसकी बैटरी डाउन हो चाहे ना हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन जिस गाड़ियों में आती है इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली हैंड ब्रेक होती है वो अपने आप लगती है। अब मेरी बात सुनो, उसमें गाड़ी खराब हुई, गाड़ी अपने आप हैंड ब्रेक लगा देती है, ना ही गाड़ी आप इधर आगे कर पाओगे, ना पीछे कर पाओगे, ना साइड पे दबा पाओगे। अब बीच सड़क पर आप अपनी गाड़ी को लेके अटक जाओगे, क्या फायदा इस फीचर का। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन होती है, सपोज कई लोग क्या करते हैं, चलो धक्का मार के स्टार्ट कर लें, यहाँ पर धक्का भी नहीं मार सकते, जब तक इसमें चार्ज बैटरी नहीं लगेगी तब तक ये हैंड ब्रेक डाउन नहीं होगी। सो मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा इनप्रैक्टिकल चीज़ लगी यार। इसमें लगाने में कितना टाइम लग जाता है।
अराउंड मतलब 1 to 2 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ रहती है। अब ख़राब होगी, रोड के बीच में ही गाड़ी रुक जाएगी और वहीं पर गाड़ी खड़ी रह जाएगी, तो इसका क्या फ़ायदा देखने के लिए आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट चीज़ की यहाँ पर अगर आप बात करें वो रहती है जैसे कि बूट जो रहता है ना अपनी गाड़ी की डिग्गी, उसको जो है ओपन करने के लिए ना एक वो लगा रखा था, जैसे फॉर्च्यूनर में एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ना उसके बम्पर के आसपास आप पैर मारते हो ना तो अपने आप डिग्गी खुल जाती है। इतनी बेकार चीज़ है यार, आप खुद बताओ 50 लाख की गाड़ी लेके उस पर आप पैर मार रहे हो। दूसरी बात, पैर मार रहे हो आप, वहाँ पर शो ऑफ दिखा रहे हो कि यार मेरी गाड़ी ऐसे खुलती थी दोस्त को, 90% वो फीचर काम ही नहीं करता और आपकी बेइज्जती कराएगा। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब बटन प्रैक्टिकली वहां पर दे रखा है तो बटन से उठाने, या चाबी में बटन दे रखा है तो वो किस लिए दे रखा है, आप ऐसे पैर मार के उसको चलाओगे। सो यार यहाँ पर मेरे को तो वो फीचर बिल्कुल ही इनप्रैक्टिकल लग रहा है। जैसे आप जो फीचर बताए हैं ना वो तो चलो तो भी ठीक है, शो ऑफ दिखाने के लिए थोड़े बहुत काम आ भी जाते हैं। ये तो जमा ही जैसा कह लो रद्दी फीचर जिसको कह सकते हैं, वो फीचर है कि पैर मारो डिग्गी खुलेगी। ये क्या बकवास फीचर है यार, मेरे को तो जमा ही मतलब फीचर पसंद ही नहीं आया ये चीज़। और वो आधे टाइम तो काम में आता ही नहीं है। करके देख लेना, जिन जिन गाड़ियों में ये आता है ना 90% वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है हमारी एडास। अब एडास के पूरे सिस्टम को मैं बेकार यहाँ पे नहीं कह रहा, एडास के कुछ फीचर जैसे बेकार रहते हैं जो कि इंडियन के हिसाब से, इंडियन रोड के हिसाब से नहीं बने हैं। देखो बाहर की कंट्रियों में बिल्कुल साफ हाईवेज बिल्कुल क्लीन्ड होते हैं और तरीके से चलते हैं। यहाँ पर किसी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ कट मार जाए, कहाँ रोक ले, सड़क के बीच में रोक के आराम से खड़ा हो जाता है कोई भी। खड्डे इतने हैं, रोड इतनी बेकार हैं, कहीं घुमाव आ गया, कहीं क्या आ गया, मतलब बिल्कुल ही बेकार तरीके से। अब उसमें क्या होगा, जैसे उसमें एक फीचर होता है लाइन डिपार्चर, जिसमें आपको बताता है कि आप लाइन से बाहर जा रहे हो अपनी लेन से। एक रहता है लाइन कीप असिस्ट, मतलब वो आपकी गाड़ी को लाइन में रखता है प्रॉपर। अब मेरी बात सुनो, आधी जगह तो ये लाइनें मिटी रहती हैं। दूसरी बात, वहाँ पे खड्डे आ गए, कोई व्हीकल आ गया या गायें वगैरह कुछ भी, आपको पता ही है इंडियन रोड का क्या हाल है क्या नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। सो यहाँ पर वो इतना ज़्यादा शोर करेगा ना, वो मतलब एक चीज़ ऐसी रहती है, एकदम जो आपके सामने खड्डा आ गया, बहुत डूंगा है, वो आपने गाड़ी को बचाना है, उस टाइम आपका ब्रेन प्रॉपर काम करेगा तभी आप इधर उधर कर पाओगे ना। आपके ब्रेन को जल्दी सिग्नल मतलब जल्दी उधर गाड़ी करनी पड़ेगी। अब उसमें ये टू 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 ऐसे कर ही जाएगा, वो इरिटेट करता है वहाँ पर, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। और आपकी गाड़ी वहाँ जाने से भी थोड़ा आप कहते हो वहाँ भी कुछ है क्या, वहाँ पर आपकी गाड़ी उस खड्डे में भी जा सकती है। अब आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो, मतलब आप जो काम 1 या 2 सेकंड में उधर अपनी गाड़ी कर सकते हो ना, वही वो 5-6 सेकंड में करवाता है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे वो शोर में आने लग जाता है और आप इरिटेट कहीं ना कहीं होने लग जाते हो और वो आप बंद कर देते हो। एडास जैसी फीचर ये अभी तक इंडियंस के रोड्स के हिसाब से जो रहता है कामयाब नहीं है। हाँ, अगर आप वो गाड़ी ले रहे हो, आपको मॉडल पसंद है लिया है, बट वो मॉडल अगर आप ले भी लेते हो तो एडास को 90% लोग बंद ही रखते हैं। एडास का कोई भी मेरे को प्रैक्टिकल काम लगा ही नहीं है। ठीक है जी। इंडियंस के हिसाब से अगर आप बाहर की कंट्री में रह रहे हो तब तो प्रैक्टिकल, क्योंकि वहाँ पे रोड बिल्कुल बढ़िया है, ढंग से लोग चलते हैं, ये नहीं कहीं भी कोई आके टपक पड़ेगा, ये काम नहीं होता वहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट फीचर की बात करें यार, ये सीट्स जो रहती है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और मेमोरी सीट के साथ। देखो अब यहाँ पर मेमोरी सीट आप कहोगे वो तो बढ़िया चीज़ होती है, अपने आप सीट सेट हो जाती है। अब मेरी बात सुनो, आपने दरवाजा खोला, सीट आपकी होती पूरी पीछे चली जाती है। अब पूरी पीछे चलेगी, अब सपोज करो यार मैं यहाँ बैठा हूँ, ये देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पे पीछे, और देखो मेरे पैर यहाँ तक आया। ठीक है। अब ये सीट आधी आगे आधी पीछे है। ठीक है। मेरी हाइट अराउंड 5'9" के आसपास ही है, 5'8" या 9। ठीक है। अब यहाँ पर है, अब जब ये गेट खुलेगा ये सीट आएगी पूरी पीछे। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे पैर यहाँ पे दबिएंगे नहीं। यही सेम दूसरी साइड की अगर दोनों मेमोरी सीट के साथ आते हैं तो यहाँ पर ये दिक्कत आएगी। अब जो पीछे बैठा उसके पैर तो यार दब गए ना यहाँ पे। ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार, ऊपर से ये एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ही स्लोली काम करता है। अब मेरे को एडजस्ट करनी है, मेरे को एडजस्ट करने में अराउंड 1 to 2 सेकंड का टाइम लगता है सिर्फ, लेकिन वहीं पर वो 1-1.5 मिनट का टाइम ले लेती है। अगर आप मेमोरी फंक्शन के साथ नहीं आती तो 1-1.5 मिनट लगता है। अगर मेमोरी फीचर के साथ आते तो अराउंड 40-50 सेकंड्स के आसपास ले ही लेता है वो आराम से। तो यार मेरे को तो प्रैक्टिकल लगा नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है उसकी मोटर ज़्यादा खराब होने की कंप्लेंट रहती है। मोटर खराब हुई, किस बात की वो सीट रहेगी, बस ना आप उसको आगे कर पाओगे ना पीछे कर पाओगे, फिर सीट आप गाड़ी कैसे चलाओगे। अब पीछे जो बंदा बैठा है वो फंस गया,
जो आगे जाके खराब होती है बिल्कुल, तो फिर आगे आप कैसे गाड़ी चलाओगे, आपके पैर नहीं प्रॉपर पड़ेंगे। सो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं इनप्रैक्टिकल लगा ये बिल्कुल ही फीचर। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर रहता है हमारा जो सनरूफ एक बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी है हमारी गाड़ी में। सनरूफ आती है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपनी हाईलाइट करके बताती है सनरूफ आती है, सनरूफ आती है, सनरूफ ही है यार कुछ। अब मेरी बात सुनो, अभी सर्दियों का मौसम मतलब एक टाइम से शुरू हो चुका है एक तरीके से, मतलब अब यहाँ पर सर्दियाँ पड़नी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही है। अगर आप एसी बंद कर दोगे ना गाड़ी में तो आपका हाल बुरा हो जाएगा। अभी मैं जस्ट गाड़ी में आके बैठा हूँ ना, गाड़ी धूप में मेरी आगे चल खड़ी हो रही है, अभी देख ही सकते हो धूप में ही खड़ी है अभी भी, क्योंकि जहाँ मैं लगाता हूँ वहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर सामान वगैरह पड़ा है, तो मेरे को धूप में लगानी पड़ रही है। अब यहाँ पर अगर सनरूफ है, ठीक है जी, सनरूफ को खोल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको, जितना मतलब मर्जी हो, सनरूफ तो आप खोल नहीं सकते। इवन आप अगर रात के टाइम पे भी कहो ना सनरूफ खोल लूं, रात को भी अभी इतनी गर्मी चल रही है ना, घर पे बिना एसी के सो नहीं सकते आप, तो वहां पर आप सनरूफ का करोगे क्या? 10 महीने यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तरीके से देखा जाए तो 10 महीने आपको एसी चलाना पड़ता है आपको गाड़ी में। मुश्किल से 1 या 2 महीने ऐसे सर्दियों के होते हैं, जैसे दिसंबर, जनवरी या नवंबर हो गए, ये 2-3 महीने होते हैं जिसमें आपका एसी बंद होता है, नहीं तो 99% आपका एसी चलता ही चलता है गाड़ी में। उसमें आप सनरूफ कैसे खोल लोगे? सनरूफ खोल ली तो बस हो गया, ऊपर से सनरूफ खोल के आप निकल भी नहीं सकते, चलान हो जाएगा गाड़ी, खड़ी गाड़ी पे निकल सकते हो। इवन चलती गाड़ी में इतने ज्यादा केस हो चुके हैं। एक रिसेंट अभी केस पता क्या हुआ है, एक लड़की बाहर निकली थी सनरूफ से, और हुआ क्या, कोई खंभा वगैरह था, वो उसमें उसका सिर बजा और सिर कट गया उसका पूरा। तो क्या फायदा है सनरूफ का? मेरे को तो प्रैक्टिकल यूज लगा नहीं। ऊपर से कभी भी आपकी गाड़ी गलती से पलट जाती है एक्सीडेंट होने के कारण, यहाँ पर क्या ग्लास है, अब आप पलटती आपका जाके सिर लगेगा यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पर ये फैब्रिक दे रखा है प्रॉपर सॉफ्ट फैब्रिक, ऊपर है छत, अब यहाँ पर कोई नुकसान ज्यादा तो नहीं होगा ना, आपका ऐसे सिर बजेगा। अब यहीं पर अगर आप शीशा लगा होगा, शीशा ऐसे लगेगा, शीशा टूटेगा, शीशा टूट के आपके सिर पे लग जाएगा, आपके फिर चोट और बढ़ेगी यहाँ पर। सो मेरे को तो सनरूफ टोटली इनप्रैक्टिकल लगी। अगर आप हर पैरामीटर से इसको चेक करते हो तो टोटली जो है बिल्कुल ही अनप्रैक्टिकल है ये। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें, गाड़ी ऑटो स्टार्ट टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये महिंद्रा की गाड़ियों में ज़्यादा आती है या टॉप मॉडल्स में ज़्यादा आती है। ये इतनी फुद्दू टेक्नोलॉजी कहूँगा ना मैं इसको, इतनी ज़्यादा बेकार रद्दी टेक्नोलॉजी। अब मेरी बात सुनो, ये क्या कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे खड़ी है, 1-1.5 मिनट के लिए खड़ना है, आपने अगर न्यूट्रल करी अपनी गाड़ी, क्लच छोड़ा, गाड़ी अपने आप एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। एक टाइम के बाद क्या 20-30 सेकंड बंद हो जाती है। जब जैसे ही आप क्लच दबाओगे आपकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ये फीचर है। अब मेरी बात सुनो, वही सेम, गर्मी इतनी, अभी 1 मिनट के लिए मैं एसी बंद कर दूं ना, दूसरे मिनट बाद मेरे को गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज्यादा है। अगर साथ कोई गया है ना, वो गालियां ही निकालेगा कि एसी चला। वहां पर अब पता क्या मजबूरी बन जाएगी, आपको गाड़ी का क्लच दबा के रखना पड़ेगा, नहीं तो क्लच छोड़ोगे गाड़ी बंद हो जाएगी। तो यार ये फीचर का सेंसलेस लगा ही नहीं। गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, इग्निशन पे गाड़ी खड़ी है, स्पीकर्स चल रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है भाई, मीटर ऑन है, अगर आपकी मतलब रात का टाइम में लाइटें ऑन है, एसी ऑन है। अब मेरी बात सुनो, 1-1.5 मिनट ऐसे चलेगा। आपकी बैटरी अगर वीक हो गई, क्योंकि बैटरी वीक हो जाती है 2-2.5 साल के बाद, अगर वहां पर वीक हुई, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर बैटरी डाउन थी, आपने जंप स्टार्ट करवाई और आप सोचो चलो चला के बैटरी चार्ज कर देते हैं, यहाँ पे आपने ट्रैफिक लाइट पे ऐसे छोड़ी गाड़ी, बस ब्लोअर भी चल रहा था, सारे म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, लाइटें चल रही थी, मीटर ऑन था, बैटरी बैठ गई, बीच में हट जाओ। सो ये फीचर का मेरे को प्रैक्टिकल लगा ही नहीं है बिल्कुल। ये लोग बंद ही करके चलते हैं, या फिर इसमें क्लच दबा के रखो फिर फुद्दुओं की तरह। क्या फायदा है इस फीचर का? मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। गर्मी में एसी बंद 1-1.5 मिनट के लिए करके देखना। आप एक बार ना ट्रैफिक लाइट पे जाके धूप में खड़े होके एसी को बंद कर देना, गाड़ी को इग्निशन में लगा के ब्लोअर वगैरह चला के देख लेना। साथ जो गया है ना, साथ तो छोड़ो, आप खुद अपने आप को गालियां निकालते फिरोगे, इतनी गर्मी में बैठ जाओगे। ठीक है जी, कहता है ऑटोमेटिक वाइपर। इसमें क्या होता है, आपकी विंडशील्ड पे ना एक सेंसर लगा होता है जो कि अपने आप डिटेक्ट करके अपने वाइपर्स को चलाता है। ठीक है जी, यहाँ पर उसमें क्या दिक्कत है, वो बारिश के हिसाब से कभी भी चलता ही नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा तेज चलता है या बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, मतलब उल्टा चलता है वो। जब बारिश तेज हो जाती है वो स्लो हो जाता है, स्लो चलती है तेज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है वो फीचर। अब मेरी बात सुनो, अगर आप यहाँ पर शेयरिंग पे बैठे हो, ठीक है, आपका हाथ ऐसे है, ये ऐसे पकड़ लिया शेयरिंग को, अब यहाँ पर अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक उंगली को ऐसे करना है। ठीक है, अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है,
एक उंगली को उठा के इसको नीचे करना है, मतलब एक उंगली नहीं उठा सकते, इतने आलसी हो गए। मतलब जिनकी गाड़ी में आता है ना वो देख लेना, कभी भी जमा के देख लेना, वो ऑटोमेटिक को बंद करके ना अपने हाथ से उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। मेरी मतलब अगर उन्होंने दिखावे के लिए करना है ना तो वो ऑटोमेटिक में दिखा देंगे, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल यूज में, जो आपके साथ जा रहा है, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, उसको प्रैक्टिकल यूज में पूछना कि प्रैक्टिकल यूज में कितना को काम आया ये फीचर। आप खुद सोचो यार कितना टाइम लगता है, हार्डली 1 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने वाइपर सेट कर लेते हो। तो मेरे को तो बिल्कुल ही बेकार चीज लगी, वहां पर कंपनी आपसे उस फीचर के एक्स्ट्रा पैसे ले रही होती है जो कि बिल्कुल ही यूजलेस रहता है। ठीक है जी, इतने तो यार आप आलसी कोई भी होता नहीं कि बंदा एक उंगली ऐसे उठा के ऐसे वाइपर का बटन नीचे ना कर पाए। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर जो रहता है अपने हेडलाइट्स का रहता है, जो कि अपने आप हाई लो बीम करती है। अब मेरी बात सुनो, इस पे भी एक सेंसर रहता है, ये वर्क तो प्रॉपर करती है, लेकिन इसमें ग्लिच कर रखा है कंपनी ने। ग्लिच क्या है, अगर सामने की लाइटें पड़ती हैं तो ये हाई लो अपने आप करती है। अब सामने वाला हाई बीम पे आ रहा है, ये लो हो जाती है। ये क्या फुद्दू कॉन्सेप्ट हुआ? इस तरीके से दो ना, अगर वो हाई पे आ रहा है तो हमारी भी हाई हो, अगर वो लो पे आ रहा है फिर हमारी लो हो। अब इसमें क्या फुद्दू काम है, वो अगले वाला आ रहा है सामने में हाई बीम पे, ये कर देगा लो बीम, आपको कुछ दिखना नहीं, उसको तो प्रॉपर हाई बीम के कारण भी दिख रहा है, ऊपर से हमने लो बीम कर दी, उसको और दिख रहा है, आपको जमा ही नहीं दिखेगा। तो इसको भी लोग ज्यादातर बंद ही रखते हैं। और दूसरी बात ये, शाम होती जैसे ही अराउंड 6 बजे के आसपास तो ये चलनी शुरू हो जाती है इतनी जल्दी। चलो इतनी जल्दी चल भी गई, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जल्दी चल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाई लो बीम तो सही ढंग से करना। यहाँ पर जो चाहिए हाई तू कर देता लो, अगर लो चाहिए चलो लो कर रहा है, ठीक है। अगर सामने वाला हाई पे आ रहा है तू भी हाई रखना, लो क्यों कर रहा है फिर? ये दिक्कत आ रही है। उसमें भी हाई लो करने में क्या है भाई, एक उंगली उठानी है अपना हाई लो हो जाता है। अब उसमें भी कितना को डिफिकल्ट काम है, ये देखना, ऐसे मेरा हाथ है स्टीयरिंग पे, एक उंगली उठाऊंगा, कितना को टाइम लग गया मेरे को, बताओ कितना ही टाइम लगा मेरे को, अराउंड 2 सेकेंड्स। यार ड्राइविंग का मजा ही तब है जब यार ये थोड़ी चीजें रहती है ना जो कि मैनुअली बढ़िया लगती है। एक तो जैसे ये डिपर मारते हैं, ये मैनुअल पर बढ़िया रहता है। दूसरा ये गियर हमेशा ना, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ मैनुअल लिया करो। मैनुअल में जो मजा है, जो आप गाड़ी को उठाते हो अपने हिसाब से गियर देते हो, वो मजा यार ऑटोमेटिक गाड़ी कभी नहीं दे सकती। यार जो मैनुअल की होड़ है वो तो हो ही नहीं सकती, ऑटोमेटिक लेके यार क्या फायदा क्या? फिर गाड़ी चला किस बात की रहे हो, फिर एक्टिवा चला लो, उससे बढ़िया। मेरे को तो गाड़ी का मैनुअल का ही मजा है, ऑटोमेटिक का स्वाद ही नहीं है चलाने का यार। जब तक बंदा अपने हिसाब से गियर ना डाले तो मजा ही किस बात का। जब आपका मन हो चल यार आज गाड़ी आराम से चलानी है, माइलेज निकालनी है, अपना आराम से चलाई। आज मन है पूरी खींच के चलानी गाड़ी, चलो भी अपने हिसाब से चलाओ। वो उसमें क्या मजा यार, गियर अपने आप गाड़ी चेंज कर रही है, उसमें मजा ही क्या है? अपने हिसाब से हम चेंज करेंगे मजा तो आएगा। अब मेरी मर्जी है, मैं पहले गियर पे मैं इस गाड़ी को चाहे 50 पे जाके गियर चेंज करूं, चाहे मैं 10 की स्पीड पे ही पहले के गियर चेंज कर लूं। तो यहाँ पर ये चीजें ना मैनुअल ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे वाइपर्स, ये मैनुअल ही ज्यादा सही रहते हैं प्रैक्टिकल यूज में। ये डिपर वाला काम हो गया या गियर बॉक्स हो गया, मेरे को मैनुअल लगता है। चलो किसी लोग को हो सकता है जिनको ऑटोमेटिक पसंद हो, जैसे ठीक है जी, पर मेरे को मैनुअल ही है। ये तो पर्सनल हो गया, चलो जिनको कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। किसी बंदों के पास मैनुअल चलनी नहीं पड़ती, क्लच को उनसे संभालना किसी हर एक बंदे का काम हो सकता है यार। क्लच को प्रॉपर यूज करना ना कोई ऐसा वैसा मतलब काम नहीं होता प्रॉपर, जिसमें क्लच को मतलब आप किसी भी गियर पे चल रहे हो ना, मान लो 3rd गियर पे चल रहे हो, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होगी। अब यहाँ पे अपने गियर चेंज नहीं भी किया ना तो उसमें भी क्लच का इस हिसाब से छोड़ना रहता है कि वो 5वें गियर पे भी उठ जाएगी गाड़ी। आइडल खड़ी गाड़ी ना, अगर प्लेन रोड है 5वें गियर पे उठा के दिखा दूंगा ये गाड़ी आपको, आइडल से 5वें गियर पर विद AC के साथ उठा के दिखा दूंगा बिना रेस दिए। खड्डे वगैरह नहीं होने चाहिए, चलो खड्डे वगैरह आ जाते हैं वो थोड़ा काम अलग हो जाता है, बिकॉज तो वहाँ पे थोड़ी रेस देनी पड़ती है। तो यहाँ पे यार क्लच का एक अपना खुद वो रहता है कि चलाने का स्वाद रहता है, ये बस थोड़ा पर्सनल रह जाता है कि अपनी मर्जी होती है ये चीज की। ठीक है जी। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की अगर आप बात करें तो रियर AC वेंट। अब ये रियर AC वेंट आपको ऐसे कहोगे कि ये तो बहुत बेकार फीचर है, ये कैसे कह सकते हैं आप? अब मेरी बात सुनो, जिन गाड़ियों में आता है रियर AC वेंट के ना पीछे की तरफ एक छोटी मोटर दी रहती है
जो कि अपना नॉर्मल हेयर फेंकती है, जिसमें एसी की कूलिंग कोयल से गैस मतलब होके नहीं आती, हवा ठंडी होके नहीं आती। फायदा उन गाड़ियों में है जिस गाड़ी में डायरेक्ट जो है अपनी कूलिंग कोयल से एक पाइप निकल के पीछे तक आए। जैसे अब इस गाड़ी में कूलिंग कोयल से एक डायरेक्ट पाइप निकलती है जो कि वो आगे ब्लोअर से कनेक्ट होकर कूलिंग पाइप पे जाके उसके बाद एक पाइप निकल के जो कि यहाँ से ऐसे आती है, उनमें फायदा। अब ये ठंडी हवा तो फेंक रहे हैं ना, अगर ये फेंक ही गर्म रहेगा होगा, नॉर्मल मोटर अगर फेंकेगी ना तो गर्म हवा आएगी, ठीक है। जब आपकी गाड़ी भबक रही होगी बहुत ज्यादा तो 99% फिर आप इसको करना पड़ेगा बंद। अगर इसमें आती ठंडी हवा होगी तो ये बंद करने की जरूरत ही क्या है। अब ये मेरी गाड़ी में आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि ये बंद रहा होगा, बिकॉज आती ठंडी हवा आएगी तो बंद करने की जरूरत ही क्या है। सो मैं तो एक चीज बढ़िया ही ये चीज मान के चलता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में पीछे के लिए बस सिर्फ एक छोटी सी ब्लोअर मोटर दे रखी है, बस उससे ही हवा आ रही है, वो चीज बेकार है। लेकिन अगर उसमें एसी कूलिंग कोयल से ठंडी होकर हवा आ रही है तो वो तो बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर रहता है यहाँ पर कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो फीचर रहता है, गाड़ी के ना म्यूजिक सिस्टम में सिम डल जाती है और जीपीएस काम करने लग जाता है, जैसे कि क्रेटा वगैरह के टॉप मॉडल में आता है। अब मेरी बात सुनो, गाड़ी चोरी हुई, जीपीएस ने बचाना। जिस जीपीएस का पता है यहाँ पर सिम डली हुई है, उस जीपीएस का फायदा ही क्या है। जीपीएस चीज क्या है, लुका के रखना कि चोर को पता ना लगे, यही काम होता है ना जीपीएस का। अगर जीपीएस की सिम ही सीधा यहाँ पे डल रखी है तो चोर आएगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा, जीपीएस की सिम ना निकाल लेगा। वो इतना बेवकूफ है कि जीपीएस की सिम डाल के गाड़ी को लेके जाएगा। जीपीएस का फायदा होता है या तो उसको वायरलेस लो, अगर वायरलेस ले रहे तो उसको टाइम टू टाइम चार्ज करो। वैसे वायर्ड वाला ही ज्यादा सही रहता है, ठीक है जी। वायर्ड वाला लो, उसको छुपाओ। अगर अपनी गाड़ी में लगवाया ना, कभी भी उसकी वीडियो मत बनाया करो, बिकॉज ऑफ चोर को वहां पर आप दिखा रहे हो। अब इतने लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, उनमें से हर किसी का क्या इरादा आपको थोड़ा ना पता इस चीज का। इसको लुकाने की क्या क्या जगह रहती है, इंजन बे में कहीं भी लुका लो, डैशबोर्ड के इधर अंदर कहीं छुपा लो, स्टीयरिंग व्हील के नीचे जगह होती है वहां छुपा लो, छत के अंदर रख लो, डिग्गी के अंदर रख लो, कहीं भी रख लो मतलब, ठीक है जी। या इस पैनल के अंदर रख दो प्रॉपर। मतलब जीपीएस एक ऐसी चीज है जो कि दिखा कर नहीं लगानी चाहिए ना। कंपनी कह रही यहाँ पे सिम डालो, जीपीएस काम शुरू कर देगा, तो उस चीज का फायदा ही क्या है यार, जब जीपीएस आपने दिखाई दिया यहाँ पे जीपीएस लगा हुआ है। जो रहता है फ्लोटिंग डोर हैंडल, जो कि एक्सयूवी 700 से बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आया था ये फीचर, जो कि अपने जो बाहर वाले डोर हैंडल रहते हैं ना, वो बॉडी के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं। जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हो फिर वो बाहर आते हैं, अंदर वाले नहीं बाहर वाले, तो वो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है जी। उसमें अब मेरी बात सुनो, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर वो डोर हैंडल खुलेंगे तो आप गाड़ी को अनलॉक कैसे करोगे। गाड़ी एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट होने के बाद अगर आपको बाहर से लोगों ने बचाना है तो डोर हैंडल ही जब अंदर उसके साथ चिपका होगा तो गाड़ी को खोलोगे कैसे। यहाँ पर शीशा तोड़ना पड़ेगा आपको, शीशा तोड़ कर निकालना पड़ेगा। अब एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी होता है गाड़ी में, कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सबसे पहले बंद हो जाते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल चीजें रहती है ना वो पहले बंद होती हैं। अब वो इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ काम करी तो इलेक्ट्रिकल चीज तो बंद हो गई। अगर मैनुअल है ना, मैनुअल तो ये है वैसे मर्जी खोलो। हाँ, अगर डोर के पास ठुकती है मैनुअल चीज टूट जाती है, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन गाड़ी फ्रंट से ठुकी, बैटरी का कनेक्शन टूट गया गाड़ी में से, अब यहाँ पर आपके डोर हैंडल है नहीं बाहर की तरफ, तो लोग आपको बचाएंगे कैसे अंदर से। गाड़ी में आग लगती है, कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो बचाएंगे कैसे लोग। आपको शीशा तोड़ना पड़ेगा तभी जाके आपको बचाया जा सकता है, ऐसे बचाया ही नहीं जा सकता। दूसरी बात, ये फीचर चाइना में बैन किया जा रहा है क्योंकि इसमें कई बार क्या देखा गया है कि इसमें ना लोगों को चोट लगी है, बिकॉज ऑफ कई बार अंदर हाथ आ जाता है किसी का, कभी ये खुलते नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो चाइना में इसको बैन किया जा रहा है, ठीक है जी। दूसरी बात, यहाँ पर कंपनी कहती है कि इसको अंदर देने से ना आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ती है। माइलेज पता है कितनी बढ़ रही है? 0.01%, इतनी माइलेज बढ़ रही है इसको अंदर करने से। लेकिन ये चीज आपको कंपनी ने नहीं बताया, जो इसको ऑपरेट करने के लिए 10 किलो के अंदर मोटर लगाई है, उसके कारण कितना वेट डाउन हो रही माइलेज, लगभग 0.03 या 4% का फ्यूल लग रहा है। मतलब 3-4% या परसेंट तो नहीं कह सकते, पॉइंट में ज्यादा फ्यूल लग रहा है। उल्टा ज्यादा फ्यूल, उल्टा ज्यादा मेंटेनेंस बढ़ेगा आपकी गाड़ी का, बिकॉज ऑफ ये मोटर कभी ना कभी खराब तो होगी। ऊपर से बैटरी डाउन होती है, एक्सीडेंटल के पोजीशन पे खुलेंगी नहीं गेट, तो यहाँ पर
कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी को ये यहाँ पर रोक रही है, सेफ्टी को यहाँ पर आपकी डिक्लाइन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आती है। बिकॉज सेफ्टी में कोई भी यहाँ पर खिलवाड़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है जी। रहता है इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, जो आपका बूट रहता है ना, डिग्गी, वो अपने आप खुलती बटन दबाने पे, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। जैसे फॉर्च्यूनर में था, कितना स्लो है वो, आप खुद देखना कितनी स्लो काम करती है। अब मेरी गाड़ी में क्या, मैंने हाइड्रोलिक अभी नए डलवाए थे, हाइड्रोलिक नए डलवाने के बाद मैं वहाँ पर ना डिग्गी बटन लगा, उसको मैं ऐसे दबाता हूँ ना, हल्की सी डिग्गी ऊपर करता हूँ, डिग्गी अपने आप ऊपर चली जाती है। बस नीचे ही करनी होती, नीचे करने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड्स। वो इतना ज़्यादा स्लो फीचर काम करता है। ऊपर से अगर आप देखो, कोई सामान ज़्यादा आपने भरा है गाड़ी में, ठीक है, जब तक उसके पैरामीटर के हिसाब से सामान अंदर नहीं होगा तब तक वो लॉक नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अगर मैनुअल होगी ना, आपको पता है यार अब सामान ज़्यादा लेके जाना है, मजबूरी है, तो आप क्या करोगे, जोर से डिग्गी मारोगे, अपने आप बंद हो जाएगी वो। ठीक है जी, जोर से बंद कर दोगे तो हो जाएगी ना। लेकिन वहीं पर अगर वो इलेक्ट्रॉनिक होगी ना, जब तक उसके पैरामीटर से वहां से सामान नहीं हटेगा वो बंद ही नहीं होगी। सो यहाँ पर मेरे को तो मैनुअल ही ज़्यादा सही लगी। अब यहाँ पर अगर बैटरी डाउन है फिर वही दिक्कत, मोटर का अलग खर्चा। चलो मोटर का खर्चा भी छोड़ दो यार, वो इतना ज़्यादा स्लो होता है। सामान रखो अपना, फटाफट डिग्गी बंद की जाओ। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक मेरे को तो बहुत ही बेकार कहीं ना कहीं लगा। हाँ, किसी को दिखावे के लिए लेना है तो फिर तो वो फीचर ठीक रहता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो फीचर यहाँ पर रहता है अपना ऑटो पार्क असिस्ट। इसमें क्या आता है, जैसे अपनी एंडेवर में आता है, जैसे एक तरीके से स्पोर्ट्स मान के चलो, उसमें क्या होता है, एक बटन दे रखा है, वो दबाओ आपकी गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी। तो फिर आप किस बात के ड्राइवर हो जो आपकी गाड़ी अपने आप पार्क करनी पड़ रही है। पार्किंग की तो बात है ना, गाड़ी को शेड पार्क करना प्रॉपर तरीके से एक बार में ही, ठीक है। फिर आप ड्राइवर किस बात के हो, गाड़ी चलानी सीखी किस बात की है जब आपको पार्क करनी नहीं आती। ऊपर से ये इतना ज्यादा स्लो है ना, अगर कंजेस्टेड पार्किंग है तो ये लगाएगा ही नहीं वहां पर, बिकॉज ऑफ इसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और वो गाड़ी की स्पेस नहीं है। लेकिन वहां पे प्रैक्टिकली गाड़ी लग सकती है, बस थोड़ी तरीके से गाड़ी को लगाना पड़ेगा वहां पे, और इतना टाइम लगाएगा। वही पार्किंग ना 2 या 3 मिनट में लगा लोगे ना, ये 5-7 मिनट लगाएगा। ऊपर से इसको पार्किंग लगाने के लिए स्पेस प्रॉपर चाहिए, ये नहीं कंजेस्टेड एरिया में ये पार्क कर देगा, प्रॉपर स्पेस चाहिए तब जाके ये पार्क करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा मेन रहता है, जो फीचर तो नहीं रहता एक तरीके का, एक आपका सेफ्टी के लिए रहता है, जो कि स्पेयर व्हील। कंपनी अब क्या करने लगी है, स्पेयर व्हील को छोटा साइज का देने लगी। जैसे R14 साइज आता है, R13 कर दिया। जैसे 165 आता है, उसको 135-45 कर दिया। ठीक है जी। अब वहां पर कंपनियां कहती है ये स्पेयर व्हील है, इसको कभी कभी यूज करना चाहिए। अब वहां पर मेरी बात सुनो, पहले आपकी गाड़ी पंचर हुई, यहाँ पर आपको कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही हवा भरने के लिए, ना ही पंचर की दुकान आसपास है। पहले तो आप गाड़ी को लिफ्ट पे लगाओगे, टायर बदलोगे, ऊपर से उस पे कंडीशन रहती है आप इतनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर सकते। 50-60 मैक्सिमम 70 के बाद उसकी स्पीड कर ही नहीं सकते आप। उससे ज़्यादा तेज स्पीड करोगे आपकी गाड़ी डोलने लग जाएगी। ऊपर से उस पर लिमिट भी है, आप इसको 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा चला ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ ये आपके सस्पेंशन को खराब कर देगा और एक साइड से आपकी गाड़ी झुकी नजर आएगी। अगर आप देखो, एक साइड आपके मोटा टायर रखा है 165, एक साइड पर रखा है 135, कितनी बेकार गाड़ी लगेगी। ऊपर से सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आगे क्या होता है, बिल्कुल सेम टायर साइज आता है, लेकिन अब यहाँ पर कंपनियों ने यहाँ पर उसको टायर साइज को छोटा करना शुरू कर दिया है, एक कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। यहाँ पर वो कहते हैं कि स्पेयर व्हील है, आप स्पेयर व्हील की तरह ही इसको यूज करो। या स्पेयर व्हील है, ठीक है, आपने आधा घंटा लगा के चेंज किया, फिर आप पंचर वाली दुकान पे पहले जाओ, आपका कोई भी काम है वो काम छोड़ो, पहले अर्जेंट काम पे जा रहे हो वो छोड़ दो, पंचर वाली दुकान छोड़ो और ढूंढो, फिर 5 मिनट वहाँ पे लगेंगे, 5-10 मिनट, फिर उसको टायर को चढ़ाओ 10-15 मिनट, फिर वहाँ गए, मतलब 1 घंटा। ऊपर से पंचर वाली दुकान ढूंढने के लिए आप 50 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। बताओ ये क्या काम हुआ। बस ये एक कोस्ट कटिंग के लिए इतना काम किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप कोस्ट कटिंग कर रहे हो, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दे रहे हो हाई लो बीम के लिए, इतना आराम दे रहे हो ड्राइवर को, अच्छा कि उसको उंगली उठा के ऐसे भी ना करना पड़े, लीवर को वाइपर चलाने के लिए उसको ऐसे भी ना करना पड़े। वहीं पर इतनी ज्यादा खज्जल खुआरी करवा रहे हो उसको टायर बदलवाने में, इतनी ज्यादा। अब कई गाड़ियों में तो स्पेयर टायर देना ही बंद कर दिए कंपनियों ने। तो यहाँ पर कितनी गलत बात है, स्पेयर टायर ही नहीं हो गाड़ियों में। अब की 1-2 गाड़ियां आई हैं जिनमें स्पेयर टायर ही नहीं दिया, गाड़ी पंचर हो गई, बस बंदा वहीं फंस गया।
आप खुद जानते हो रात के टाइम यहाँ पर इंडियन रोड पे कितने ज़्यादा स्कैम होते हैं, कितनी लूटों की वारदातें होती हैं। वहीं पर अगर रात को पंचर होता है बस फंस गए आप। सो यहाँ पर कुछ फीचर्स जो है इन्होंने ऐसे दे रखे हैं कि ड्राइवर को बिल्कुल ही मतलब हाथ ना उठाना पड़े, मतलब हाई लो बीम के लिए भी ना करना पड़े जी, वाइपर भी खुद ना चलाने पड़े, और भी कुछ ना करना पड़े उसको। गाड़ी अपने आप सारा कुछ करेगी, गाड़ी अपने आप को लाइन में रखेगी अडास के चक्कर में। लेकिन वहीं पर स्पेयर व्हील छोटा दे रहे हो, स्पेयर व्हील दे ही नहीं रहे, वहां पर आप ड्राइवर का आराम कहाँ पे गया। सो ये चीज देखनी चाहिए यहाँ पर एक गाड़ी लेने से पहले आपको। हाँ मिल रहे हैं ठीक है, लेकिन वो फीचर ना ज्यादातर लोग बंद ही रखते हैं। यहाँ पर उसमें ऑप्शन होती है ऑटो की, या मतलब वो अपने आप काम करेंगे, या आप अपने आप मैनुअल उसको यूज कर सकते हो। मेरे से शर्त लगा लो 95% लोग उसको ना मैनुअल रूप से ही काम लेते हैं उससे। ऑटोमेटिक बस वही लोग होंगे जिसको शोबाजी करनी है, महीने 2 महीने बाद गाड़ी को निकालना है घर से, बस वो लोग इसमें होंगे। जिन्होंने गाड़ी रोज ड्राइव करनी है ना वो खुद ही इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। देख लेना कभी भी प्रैक्टिकल यूज़ में देख लेना, जिस भाई के पास आपके हो दोस्त यार के पास, उस पर जाके उसकी गाड़ी ना 2-4 दिन उसके साथ घूम के देख लेना, पता लग जाएगा आपको वो कितना उसको यूज़ में लेता है। ठीक है जी। सो ये कुछ फीचर्स हैं। अगर कोई और फीचर्स भी मेरे को याद आएंगे तो सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, या अगर आपको और कोई फीचर पता है या इनमें से कोई प्रैक्टिकल आपको लगता है किस तरीके से, यार प्रैक्टिकल नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा और कोई कमी उनमें लगती है, तो कमेंट्स करके जरूर बताना। सो आज के में इतना ही, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।